नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड विधानसभा में 70 विधायक है और इनमें से 40 ने एकजुट होकर विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में इन लोगों ने लिखा, गैरसैंण में बजट सत्र न रखा जाए क्योंकि वहां पर ठंड बहुत इस समय पड़ रही है। 70 में से 40 विधायकों के दबाव में आते हुए उत्तराखंड सरकार ने फैसला ले लिया है कि बजट सत्र गैरसैंण में नहीं, देहरादून में ही होगा, जो कि इसी माह के अंत में होना है। कौन है ये 40 विधायक जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, जिनको पर्वतीय राज्य में जनप्रतिनिधि होते हुए भी ठंड लग रही है? ये जानना चाहिए। लेकिन इस पर बात करने से पहले विधायकों की गैरसैंण के खिलाफ इस तरह की गोलबंदी बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही है। इन सवालों पर गौर करना चाहिए। पहला सवाल तो यह जन्म ले रहा है कि आज विधायकों ने ठंड का बहाना देकर बहुमत के साथ कह दिया कि गैरसैंण नहीं जाएंगे और सरकार झुक गई। अगर कल उत्तराखंड के पर्वतीय हिस्सों के पर्वतीय जिलों के विधायक एकजुट होकर कह देंगे कि देहरादून नहीं जाएंगे, तो उत्तराखंड की सरकार क्या करेगी? यह एक बड़ा सवाल जन्म लेता है। और सवाल तो यह भी जन्म लेता है कि सीमांत जिलों के विधायकों को मान लीजिए उनके क्षेत्र के लोग अपने यहाँ किसी आयोजन या फिर किसी कार्यक्रम में बुलाते हैं और वो जो समय है सर्दियों का समय रहता है, तो क्या पर्वतीय जिलों से आने वाले विधायक यह कहकर मना कर देंगे कि आपके यहाँ तो अभी ठंड बहुत पड़ रही है, हम तो गर्मियों में आएंगे, अपना कार्यक्रम आप गर्मियों में ही रखिए? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर जैसे जिलों में ठंड अधिक पड़ती है, तो इन जिलों के नागरिकों का इसमें क्या कसूर है? क्या इन लोगों का इसलिए कसूर है कि वे उन हिस्सों में रहते हैं जहां पर ठंड बहुत अधिक पड़ती है? और क्या इस कारण इनको गैर घोषित किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है क्योंकि वहां पर अधिक ठंड पड़ रही है? जैसे गैरसैंण को इसलिए सत्र के लिए नहीं चुना जा रहा है क्योंकि वहां पर ठंड अधिक पड़ रही है। यह तो कमाल की बात है। और इस तरह की कमाल की बातें उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि ही कर सकते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है, जनता की भावना, नागरिकों की इच्छा और लोगों की जरूरत के हिसाब से उत्तराखंड के माननीय विधायक काम नहीं करते, अपने शरीर पर पड़ने वाले मौसम के प्रभाव के हिसाब से काम करते। यह माना जा सकता है इस घटना को देखकर। क्या उत्तराखंड के विधायकों ने इस तरह की चिट्ठी लिखने की हिम्मत इसलिए कर दी क्योंकि उत्तराखंड की जनता अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल नहीं पूछती है? अगर जनता हिसाब मांगती तो बहुत से मुद्दे पिछले 23 साल से 10 के 10 उत्तराखंड में ना पड़े होते। मैं तो यही कह सकता हूं कि उत्तराखंड की जनता को गैरसैंण के सच को स्वीकार कर ही लेना चाहिए, जो बार बार उभर कर सामने आ जाता है। वैसे गैरसैंण के सच को अगर जानना है गहराई से, तो हरीश रावत द्वारा हाल ही में लिखी गई एक सोशल मीडिया पोस्ट को गहराई से समझना जरूरी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक पोस्ट लिखी है। यह पोस्ट उन्होंने उस वक्त लिखी जब यह चर्चा शुरू हुई कि विधायक एकजुट होकर गैरसैंण में जाने से मना कर रहे हैं, इसलिए कि वहां पर ठंड पड़ रही है। हरीश रावत ने जो लिखा उसको मैं कम शब्दों में यहां पर कह देता हूं। हरीश रावत ने लिखा है, जब वो मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के तो उनसे एक बड़ी चूक हुई, और वो चूक रही गैरसैंण को राजधानी घोषित नहीं करने की चूक। उन्होंने यह भी लिखा कि वो गैरसैंण को राजधानी क्यों घोषित नहीं कर पाए। वो लिखते हैं, तर्क, आलोचना और आंतरिक प्रतिरोध से घबराकर वो निर्णय नहीं ले पाए। वो लिखते हैं, मैं गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करना चाहता था, लेकिन उस वक्त के स्थानीय विधायक ने इस पर आपत्ति की थी। हरीश रावत और भी कई सारी बातें लिख रहे हैं और वो बड़े विस्तार से लिख रहे हैं, लेकिन उनकी बातों का सार यह है कि हरीश रावत अपनी सरकार और कांग्रेस के विधायकों में उपजे अंतर्विरोध के कारण गैरसैंण पर कोई फैसला उस समय ले नहीं पाए। आप लोगों को हरीश रावत की इस पोस्ट को पढ़ना चाहिए और इसकी गहराई को समझना चाहिए। हमने विधायकों के गैरसैंण को लेकर जो अभी मौजूदा समय में ये बात आई है, चिट्ठी लिखी गई है, ठंड नहीं लग रही है इसलिए वहाँ सत्र नहीं हो रहा है, इसको लेकर जो विधायकों का ये व्यवहार है, इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से बात की, कई अन्य लोगों से भी बात की। आप इन बातों को पहले सुन लीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, व्यक्तिगत निर्णय अपने अपने लोगों के हैं, परंतु मैं दुर्भाग्य मानूंगा इस बात को, क्योंकि जिस राज्य का गठन एक पर्वतीय राज्य के रूप में करने की मांग उठी, लोगों ने अपनी जानें तक गंवाई हैं और बड़े बड़े आंदोलन इस राज्य में हुए। महिलाओं ने, नौजवानों ने, पत्रकारों ने, बुद्धिजीवियों ने अपनी जानें गंवाई हैं और इस राज्य का गठन हुआ। आज बड़ा दुख है, अगर फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में अगर विधानसभा अगर गैरसैंण नहीं चलेगी तो कब चलेगी? कांग्रेस ने टेंट में वहाँ
बजट सत्र चलाया, उसके बाद पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी, हरीश रावत जी की सरकार के टाइम पर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया गया। अब वहाँ सुख सुविधाएं हैं तो वहाँ सत्र किया जाना इतना संभव भी नहीं है, और अंतिम निर्णय सरकार का और विधानसभा के अध्यक्ष का होता है। मेरा ये मानना है कि वहाँ सत्र होना चाहिए था। ये शहीदों का अपमान हो रहा है, उत्तराखंडियत का अपमान है, और उत्तराखंड में रहने वाले उन पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का, जिन लोगों ने बड़ी उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ राज्य आंदोलन खड़ा किया था ताकि पर्वत की पीड़ा को जानने वाले लोग पर्वत में जनप्रतिनिधि बन के आएंगे और उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। लेकिन आज की इस घटना से निश्चित ही मैं भी दुखी हूँ, और शब्द नहीं है कहने के। मैं निंदा तो किसी की नहीं करूँगा, पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि इनकी आंखें खुले और इनका विवेक जागे, और ये पर्वतीय क्षेत्रों की पीड़ा को, वहाँ के रहने वाले बाशिंदों की दिक्कतों को समझने का काम करें। कि कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं। पहले अपने मेंबर से पूछे हो कि उन्होंने उसमें दस्तखत करके दिए हैं, उन्होंने अपनी सहमति दी है कि सत्र को देहरादून में करना है, और इसलिए भी कहा गया है कि अभी सरकार का कम से कम 50 करोड़ रुपया वहां पर खर्च होता है। इस खर्च को भी थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए इस समय निर्णय लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की साफ शब्दों में मंशा है कि गैरसैंण जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोषित किया है ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो सत्र वहां पर होगा ही। मार्च, अप्रैल, मई, जून के तहत वहां पर सत्र चल सकता है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। और इसलिए ये निर्णय अभी लिया गया है कि क्योंकि बजट सत्र होना है इस समय का, और अभी आदर्श आचार संहिता भी लगनी है, उसको देखते हुए इसलिए सत्र फरवरी के अंतिम सप्ताह में करने का निर्णय लिया गया। इसलिए ये सत्र देहरादून में ही आहूत करने की बात की गई है। अब अंत में एक सवाल उत्तराखंड के इन 40 विधायकों से भी करना चाहिए। क्या हिमाचल और मेघालय के विधायक हाड़ मांस के नहीं बने हुए? क्या वे लोहे या फिर किसी ऐसी धातु के बने हुए हैं जिसके कारण उनको ठंड नहीं लगती है? क्योंकि इन राज्यों में तो 12 महीने शिमला और शिलांग में ही यहाँ के विधायक रहते हैं, सारे सत्र यहीं पर चलते हैं। उत्तराखंड के विधायकों को हिमाचल और मेघालय के विधायकों के साथ कुछ दिन के लिए भेजना चाहिए ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो वहाँ जाकर ये ट्रेनिंग हासिल कर सके कि आखिर ठंड कैसे नहीं लगती है, ठंड से कैसे बचा जा सकता है। जब वह पर्वतीय हिस्से में पैदा हुए हैं, पर्वतीय हिस्से में जनप्रतिनिधि बने हैं, जहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है, तो जाहिर सी बात है वह उन नागरिकों के कहे के अनुसार ही काम करेंगे जो बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि उन नागरिकों से वे इसलिए दूर हो जाए क्योंकि ठंडे इलाकों में रहते हैं, इसीलिए हम दिल्ली में रहेंगे, राजस्थान के कुछ हिस्से में रहेंगे, या फिर देहरादून में रहेंगे, हरिद्वार में रहेंगे, उधम सिंह नगर में रहेंगे। हम उत्तरकाशी से चुने जाएंगे विधायक के तौर पर, लेकिन उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ ठंड पड़ती है। केवल उसी समय जाएंगे जब चुनाव होना है। यह एक कमाल की बात है। आज उत्तराखंड एक गहरे असंतुलन का शिकार है। सारी आबादी सिमटकर 3-3 जिलों में आ गई है। पहाड़ों के जिले चिंता में है, और इस चिंता का हल इस तरह के जनप्रतिनिधि तो कर ही नहीं सकते हैं जिनको पर्वतीय राज्य में रहते हुए वहां का जनप्रतिनिधित्व करते हुए भी ठंड लगती है। यह एक चिंताजनक तस्वीर है जो अभी हाल ही में उत्तराखंड में बनी है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।